हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। मैं आ गया हूँ फिर से नई वीडियो के साथ, जिसमें हम 9th क्लास का चैप्टर 5 और 6 कवर करेंगे। अभी तक हमने 9th क्लास का चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो कि केमिस्ट्री था, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर लिया। और आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसी चैनल के नाम से ही मिल जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में लिंक भी है। तो चलिए 9th और 9th क्लास का चैप्टर 5 और 6 स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो चैप्टर 5 और 6, चैप्टर 5 हो गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ एक मिनट कॉपी कर लो, पेन सेलेक्ट कर लो ज़रा। जी हाँ, तो चैप्टर 5 हो गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको जीवन की मौलिक इकाई भी कहते हैं। इसका भाग 1 है कोशिका का खोज, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का मूल संरचना। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर, इसमें सेल और टिश्यू, हमेशा बायो का मतलब ऐसे कहते हैं एक स्तंभ है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। प्लांट सेल में क्या है, एनिमल सेल में क्या है, टिश्यू के टाइप्स, टिश्यू के प्रकार, इन सब से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। PYQ से रिपीटेड होता है, उसके बाद NCERT लोडेड होता है, NCERT से रहता है। तो डोंट वरी, आई एम हेयर टू कवर दिस 2 चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, जिसमें सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में मेंशन किया गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें कुछ एक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन वर्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन बनता है इसमें सीधा। कि क्या बनता है क्वेश्चन कि सेल की डिस्कवरी किसने किया, डिस्कवर्ड सेल, या फिर सेल का नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इसका मतलब ये कौन सा है, डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी किया। क्या किया, जैसे यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, रॉबर्ट हुक का मेंशन है। पेन थोड़ा चेंज कर लूँ, इट्स ग्रीन ऑलवेज गुड, ग्रीन इज गुड। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में ही पहली बार कोशिका का खोज किया, लेकिन ये तो मृत कोशिका थी, है ना, मृत थी। कोर्क से डिस्कवर किया, तो जो पेड़ की छाल होता है ना, पेड़ की छाल, उनसे डिस्कवर किया था ये। सेल शब्द भी इन्हीं ने दिया था। नेक्स्ट क्या है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर BPSC पर्सपेक्टिव। 1674 में इसने जीवित कोशिका का अवलोकन किया, माने जीवित कोशिका का डिस्कवरी किया। स्वतंत्र रूप में रहने वाले सूक्ष्म जीव को देखा। तो 2 नाम, एक रॉबर्ट हुक और एक ल्यूवेनहुक, बोथ नेम आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ का डिस्कवरी किया, 1831 न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस नहीं है, उसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। याद हो जाना चाहिए, रिकॉल हो जाना चाहिए। ये सेल वाला न्यूक्लियस है। ये पेन लगता है कुछ ज़्यादा ही लाइट है, ये पेन ठीक है। तो ये सेल वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर ये J.E. पुरकुंजे ने किस चीज़ का खोज किया, 1839 में। इसने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया, वर्ड का जिक्र, प्रोटोप्लाज्म वर्ड। तो सेल वर्ड किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। और जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है, इसको किसने दिया, पुरकुंजे ने। P से प्रोटोप्लाज्म, P से पुरकुंजे, तो आप नाम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइडेन ने 1838 में बताया, क्या बताया, कि सभी पौधे कोशिका से बने होते हैं। तो जो भी पौधे होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। प्लांट सेल का जो इन्फॉर्मेशन था उसको किसने बताया, स्लाइडेन ने, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वान।
ये सब डिस्कवरी है, सीधा पूछता है, ये पूछता है कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने हैं, ये किसने बताया? ऑप्शन में आ जाएगा स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक, ल्यूवन हुक। कंफ्यूजिंग, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा जंतु को स्वान से, स्वान क्या होता है? स्वान वो क्या कहते हैं, हंस होता है क्या? तो जानवर, जानवर ऐसे याद रख सकते हैं आप। और दूसरा क्या है? स्लाइडेन, स्लाइडेन को आप पौधे से याद रख सकते हैं। बाकी प्रोटोप्लाज्म को आप पुरकुंजे से याद रख सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन को आप न्यूक्लियस से याद रख सकते हैं। ल्यूवेनक लिविंग और सेल का रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट इज रुडोल्फ विरखो। रुडोल्फ विरखो, इसने किस चीज़ का डिस्कवरी किया 1885 में? इसने सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया? ओमिनस सेलुलाए सेलुला। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाएं से ही बनती है। इसका मतलब पहले से ही कोई सेल था, मान लो हमारा बॉडी है, इसके अंदर पहले से ही सेल है, उसी को ब्रेक कर करके या उसी से मॉडिफाई हो के नया सेल बनता है। मतलब पहले जो नया सेल बनता है वो पहले से ही बना बनाया सेल से बनता है। इसको अगर वो रिवीजन किया जाए, जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउन भैया न्यूक्लियस के साथ चले जाइए, पुरकुंजे प्रोटोप्लाज्म के साथ, स्लाइडेन प्लांट के साथ, और स्वान एनिमल के साथ, रुडोल्फो एग्जिस्टिंग सेल और न्यू सेल के साथ। बाकी सेल थ्योरी किसने दिया? दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, जो कि स्लाइडेन भैया प्लांट के हैं और स्वान भैया जानवर एनिमल के हैं। तो दोनों ने मिल के सेल थ्योरी दिया। बाकी विरछो जो भी हो, इसने क्या बताया कि जो नया सेल है एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इतना सा सेक्शन पढ़ाया है ना, इससे पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, कितने। आप PYQ बस देखना, बाकी मैं तो करवाऊंगा ही। नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेल थ्योरी। आई रीड अबाउट सेल थ्योरी, हमने पढ़ लिया था, स्लाइडेन और स्वान है, और नई कोशिका वाला कॉन्सेप्ट जो था वो विरखो ने दिया था। नेक्स्ट इज एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। नाम से ही समझ आ रहा है, और हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। ये यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, ये एक सेल से बनता है, सिंगल सेल से, ये मल्टी सेल से। हर सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है, और ये एक ही सेल सारे फंक्शन काम करता है। तो ये सब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बस आप देख लीजिए। केवल एक सेल होती है, सरल जीवन होता है। उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम 8th क्लास का कंसेप्ट है। क्लाइडो, क्या लिखा है? क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल है, दैट इज सिंगल सेल। नेक्स्ट इज पेन, थोड़ा सा ब्लू पेन अच्छा रहेगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ये भी हमने पढ़ रखा है 8th क्लास में। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है, इसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। जो ह्यूमन, जानवर, जीव जंतु, ये सब इसमें आते हैं। तो ये सब वो ऐसा है, 8th क्लास का टॉपिक है, इसको दोबारा से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने 8th क्लास में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल मेनली 3 टाइप प्रकार में बटे होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, ये भी पढ़ा था, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 8th क्लास में पढ़ा था ना, जिसका सेलेक्टिवली परमिएबल वाला कंसेप्ट है, कि वो कुछ को आने देता है, कुछ को नहीं आने देता। सेलेक्टिवली परमिएबल एंट्री, वही वाला है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लांट सेल। एडिशनली उसके बाद सेल वॉल होता है। तो ये सब 8th क्लास का कंसेप्ट है, हम पढ़ेंगे अभी हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक सेल। तो हम ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस 8th क्लास का कंसेप्ट है, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं, पर मैं फिर भी बता दूं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है वो तो बता ही दिया हूँ। जो हमारा सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसी को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बाकी जो लिक्विड होता है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस इसके अंदर वाले कहते हैं। तो ये 8th क्लास का कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते। नेक्स्ट इज प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। अब ये जो न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गया, इसके अंदर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर होता है सेल वॉल, ठीक है, इसके बाहर सेल वॉल होता है। सेल वॉल का मेन काम क्या होता है? वो स्टेबिलिटी देना, एक प्रोटेक्शन, बचाता है, सेल वॉल को, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब। नेक्स्ट इज प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल।
जैसे ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, तो न्यूक्लियस दोनों में है, लेकिन प्लांट सेल में याद रहे वॉक्यूल बहुत बड़ा होता है और एक ही होता है, सिंगल सिंगल, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वॉक्यूल होते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली प्लांट सेल में ही होगा। ये क्या है? कलर्ड पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट। और कलर्ड में स्पेशली कौन सा? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ग्रीन कलर का पिगमेंट क्यों है? ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। क्या हो सके? फोटोसिंथेसिस हो सके। फोटोसिंथेसिस? नो 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 नो, नॉट फोटोसिंथेसिस, इट्स क्लोरोफिल। हाँ, मतलब एक तरह से बात बराबर ही है। क्लोरोफिल होगा तभी ना फोटोसिंथेसिस होगा। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल से ग्रीन कलर आता है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एनिमल सेल। इससे पहले एक बार इंग्लिश में देख ले। तो दिस इज़ वेरी वेरी लार्ज वॉक्यूल न्यूक्लियस। डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बिकॉज इट्स AI और AI इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, रिमेंबर दैट। न्यूक्लियस में बहुत सारे छोटे छोटे वॉक्यूल है, वॉक्यूल्स है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो 8th क्लास में पढ़ाया गया था वही वाला कंसेप्ट यहाँ से भी चालू होता है। ये कुछ हिंदी में शॉर्टकट दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक को सेल से जोड़ दिया, लुई वैन हुक को जीविका कोशिका से, ब्राउन को न्यूक्लियस से, पुरकुंजियों को प्रोटोप्लाज्म से। जो मैं पहले पढ़ा रखा हूँ ना वही सब दे रखा है। देखिए देखिए क्या है, ये सब सेम है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ये हम बता चुके हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? लीविंग आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। अभी बताया था ना, ये सेल न्यूक्लियस है, ये सेल है, उसका बाहर जो ये बाउंड्री होता है ना, क्या डायग्राम बन जाता है। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस नेक्स्ट, ये प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव्स इट शेप। ये सेल को शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का काम करता है, कुछ ही को एंट्री देता है और एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करता है। ये यहाँ भी वही लिखा हुआ है, देखिए, बाहरी जीवित और पतली सीमा हो गई। कोशिका को सुरक्षा देता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है, कोशिका के प्रवेश पर जो प्रवेश और निष्कासन है उस पर नियंत्रण करता है। इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफ्यूजन। एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो NCERT मेंशन है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। क्या होता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस? हम बताते क्या होता है। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, माने बहुत ज़्यादा ये भर भर के मॉलिक्यूल से और इधर एक दो गिने चुने हैं, तो इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा मॉलिक्यूल्स। इसको ही कहते हैं मॉलिक्यूल्स माने ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स माने कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कंसेप्ट। तो इस डिफ्यूजन में क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है, ये इसके प्रोसेस में है, ये प्लांट के प्रोसेस में, ये सेल के प्रोसेस में है। ये इस वाले कंसेप्ट में डिफ्यूजन है कि ऑक्सीजन हमेशा एंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ये एक तरह से रेस्पिरेशन वाला कंसेप्ट है। इधर देखा जाए तो ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में क्या है? अधिक सांद्रता, मतलब हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम कंसंट्रेशन, कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप जाता है। इसमें एक पैसिव क्रिया, कोई एक्टिव नहीं है, मतलब पैसिव है। पैसिव माने निष्क्रिय, अपने आप होता है। ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि डिफ्यूजन में ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है। ये दो कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। ये हो गया डिफ्यूजन का। नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? चलिए हम पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस होता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल, ये जल वर्ड को याद रखना, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र। ये तो सेम टू सेम है ना, ये डिफ्यूजन जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस में पानी होता है, H2O होता है। समझे? ऑस्मोसिस में H2O होता है। देखिए वाटर होता है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये डिफरेंस से क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा
लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ऐसे उल्टा करके, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोसाइटोलिसिस। एंडोसाइटोसिस ये क्या होता है? जैसे अमीबा हो गया, अमीबा तो सिंगल सेल है, अब उसको खाना तो चाहिए होगा, तो अमीबा कैसे खाना करता है? वो उसका जो सेल होता है ना, वो अपने आप को इस तरह आगे पीछे करता है कि वो खाने के चारों तरफ इंगल्फ, मतलब चारों तरफ से घेर लेता है और फिर डाइजेशन करता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसमें खाना रखा हुआ है, सेल ऐसे लचकते 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 आएगा, फिर उसके बाद सेल पूरी तरह से खाने को अपने अंदर रख लेगा, फिर पचा के फिर ऐसे लचकते लचकते पचा के बाहर निकाल देगा। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या कहते हैं? हिंदी में भी एंडोसाइटोसिस ही है, बाकी इसका प्रोसेस सेम टू सेम है, अमीबा वाला कंसेप्ट है। अब इसकी कोशिका झिल्ली फ्लेक्सिबल होती है तभी ना आगे पीछे जाता है। अब आ गया टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रकार कितने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऑस्मोसिस के प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक है हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस, दूसरा है आइसोटोनिक ऑस्मोसिस, तीसरा है हाइपरटोनिक। किस कंडीशन में क्या बनता है, किस कंडीशन में क्या होता है, इसके बेस पर क्वेश्चन आता है। अभी देखिए हाइपोटोनिक में क्या होता है और हाइपरटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में क्या होता है। आइसो तो नाम है, आइसो वर्ड इक्वालिटी को डिनोट करता है। अगर हिंदी में भी देखें तो सम लिखा होगा। जैसे हाइपोटोनिक को तो हाइपोटोनिक ही कह दिया। आइसोटोनिक क्या बोला है? समपरासारी। ये सम वर्ड से याद रखिए, यहाँ इक्वल होता है, मतलब बाहर और अंदर की सांद्रता माने कंसंट्रेशन वो समान होती है, तो फिर जल का ट्रांसफर नहीं होगा, जल अपनी जगह पे रहेगा, कोशिका का आकार भी समान रहेगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, आइसोटोनिक नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेन होता है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में। ये हाइपरटोनिक में और हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में क्या होता है? देखिए यहाँ से, हाइपोटोनिक में होता है बाहर का मात्रा ज़्यादा होता है, अंदर बाहर आउटसाइड वाटर, बाहर ज़्यादा पानी होता है, अंदर कम होता है। तो वाटर एंटर सेल, तो बाहर से पानी क्या होता है, अंदर घुसने लगता है। जहाँ पानी कम हो वहाँ जाएगा ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वही वाला कंसेप्ट है। अब मानिए सेल के अंदर पानी घुसने लग गया तो सेल सूज जाएगा, फूल जाएगा ना, यही वाला। दूसरा वाला क्या है? अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो फिर वही बात, अंदर से बाहर से हाई से लो की तरफ जाएगा, मतलब अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर जाएगा, और अंदर से बाहर जाएगा तो पानी सेल से निकलने लग जाएगा और सेल हमारा सुखरा जाएगा, एकदम पतला आ जाएगा, सुखारी लाल की तरह बन जाएगा। और इस केस में तो सेल वा सेम रहेगा। यहाँ भी वही दे रखा है, बाहर अधिक मात्रा में है तो जल अंदर आने लगती है सेल के अंदर, और अंदर आएगी तो सूज जाएगा, एकदम मोटा जाएगा सेल हमारा। और दूसरा हो गया वो अंदर मात्रा ज़्यादा होती है, बाहर कम होता है, तो जल बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलता है तो सेल हमारा सुखरा जाता है, एकदम पतला हो जाता है। ये वाला कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक, दिस इज हाइपरटोनिक। जब कोई प्लांट सेल को यहाँ पे रख दे, क्या है, जब कोई प्लांट सेल को यहाँ पे रख दे तो वाटर लूज करेगा ऑस्मोसिस से। सही बात है, जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक में रख दे, अंदर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो सेल बाहर निकलेगा, लूज वाटर लूज होगा और श्रिंक होगा। इसी को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो प्लाज्मोलिसिस हाइपरटोनिक में सिर्फ इतना है कि इस केस में प्लांट सेल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? प्लांट सेल की, समझे? यहाँ भी वही लिखा हुआ है, प्लाज्मोलिसिस में प्लांट सेल तो जब हाइपरटोनिक कंडीशन में रखा जाए तो उसका परासरण माने ऑस्मोसिस होगा, और ऑस्मोसिस होगा तो सिकुड़ जाएगा और कोशिका झिल्ली सुखड़ी हो जाएगी, पर इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यही वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये जो प्रोसेस था, ये 4-5 थे, इसको, इस पूरे पेज को यहाँ से लेके नीचे तक का वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको बस PYQ देखने की जरूरत है, क्वेश्चन अपने आप उड़ता हुआ आपके पास आएगा। नेक्स्ट इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर है? तो सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन तो एक तो अंदर की लेयर होती है, पहली बात तो ये। सेल वॉल उससे बाहर की लेयर होती है। दूसरा, ये केवल प्लांट सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल में होता है। और परमेबिलिटी क्या है? सेल वॉल किसी को रोकता नहीं है, ये एकदम फ्री फ्रंट। सेल मेम्ब्रेन आधे को आने देता है, आधे को नहीं आने देता, जिसका मर्जी उसको। सेल वॉल तो सेलुलोज से बना है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड एंड प्रोटीन से बना है। वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? ये पेपर में आता है।
सेल वॉल तो पता है नॉन लिविंग बीइंग एंड सेलुलोज से बना है, हाँ ये भी याद रखना है, सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। वैसे ये याद रहेगा क्योंकि सेल वॉल तो प्लांट में होता है और प्लांट में सेलुलोज होता है, तो यहाँ से ये तो बन जाएगा, ये एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। लेकिन और फ्रीली परमेबल और ये तो ठीक है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और लिपिड से होता है, ये कैसे आपको याद रहेगा? ये नहीं याद रहेगा, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है किस चीज़ से बना होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन से, लपू नहीं, लिपिड प्लस प्रोटीन। और नेक्स्ट है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब चुन चुन के अंदर भेजता है, तो लप्पू तो नहीं है, वेरी ईमानदार, वेरी दिमाग वाला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है ये बात। नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेल के अंदर का जो छोटा सा पार्ट होता है ना, उसकी बात की जा रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगा होता है, डबल लेयर, जैसे सेल पे सेल मेम्ब्रेन होता है ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन सेल को बचाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस को बचाता है। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जैसे साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म है जेली लाइक स्ट्रक्चर। फिर न्यूक्लियोन्स, डेंस स्फेरिकल बॉडी, फॉर्म्स राइबोसोम और हाई प्रोटीन सिंथेसिस। मैं बताता हूँ न्यूक्लियोन्स के बारे में, उससे पहले जरा इधर देख ले। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जैसा हो गया, दोहरी झिल्ली, नाभिक रक्षा, न्यूक्लियर पोर्ट। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की तरह हो गया, जो द्रव्य वाला हिस्सा हो गया वो। अब तीसरा आ गया न्यूक्लियोन्स। न्यूक्लियोलस क्या होता है? राइबोसोम के निर्माण से सहायता करता है। जो राइबोसोम हमारा बॉडी के अंदर बनता है उसमें ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? ये न्यूक्लियोलस, NUCLEO, न्यूक्लियोलस, ये राइबोसोम में हेल्प करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियोलस इनमें से किस प्रोटीन या किस एंजाइम या किस सब्सटेंस को निर्माण में हेल्प करता है? तो राइबोसोम को। और प्रोटीन सेंसलेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो ये क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियोलस है, ये राइबोसोम और प्रोटीन दोनों में हेल्प करता है। और राइबोसोम प्रोटीन हमेशा एक साथ रहता है, एक बात का भी ध्यान रखिए, जो राइबोसोम को ध्यान में रखता है वो प्रोटीन को भी, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है वो राइबोसोम को भी सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है? यूं 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 ऐसे क्रोमैटिन होता है, इसी को क्रोमैटिन कहते हैं, CHROMATIN, क्रोमैटिन। और यहीं पे डीएनए होता है, डीएनए यहीं पे होता है। अब इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो ये भी लिखा हुआ है क्रोमैटिन। सबसे पहले तो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो कौन कौन सा सब्सटेंस किस किस चीज़ से बना होता है ये एक बार आपको देखना पड़ेगा। वैसे मुझे पूरा पता है, लास्ट में जो क्विक रिवीजन आता है उसमें ये सब लिखा होगा। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो जीन धारण, मतलब जीन को धारण करता है। फिर हेरिडिटरी होता है, एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। और जीन क्या होता है? जीन भी हेरिडिटरी होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए भी हेरिडिटरी होता है। ब्लूप्रिंट, मतलब ये सब ऐसे जनरल सी बातें, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा वो मैं पर्टिकुलरली मेंशन करके बताऊंगा। अब ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बॉडी के सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर में है, एक पेयर 23 × 2, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन गैमेट मतलब स्पर्म और एग, जो हमारा शुक्राणु और अंडाणु होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। ये 23 जोड़ा है, टोटल 46, ये हैं ही 23, इसमें जोड़ा नहीं है, ये हैं ही 23। ये चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है डीएनए, तो हमें पता है डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल है, ये भी ठीक है। और जीन हमें डीएनए पता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ 46 होता है लेकिन यहाँ होता ही 23 है, ये 23 जोड़ा है। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो न्यूक्लियस जो होता है ना प्रोकैरियोटिक में, वो ढंग से बना नहीं होता। मतलब ऐसा मान लीजिए जैसे इंसान है, और इंसान के पहले जो हमारा एंसिस्टर था, वो जो भी होमोसिपियंस चिंपांजी टाइप का, जिस तरह प्योरली डेवलप नहीं था, वैसे ही यूकैरियोटिक का
पिछला वाला वर्जन होता है प्रोकैरियोटिक, जहाँ से न्यूक्लियस ढंग से डेवलप नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जब न्यूक्लियस से नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही यूज होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो मेम्ब्रेन जहाँ होता है वहाँ आसपास ऑर्गेनल है वो भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ दोनों प्रेजेंट होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब फिर इसका क्या है, साइज भी कम रहता है इसके कंपैरिजन में, और ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, और ये एनिमल में। यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखा जाए, हिंदी में, तो ये तो वन लाइनर है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, डिफ्यूजन हाई टू लो में जाएगा, ओस्मोसिस जल में होगा, उसके बाद अमीबा में होता है एंडोसाइटोसिस। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंडोसाइटोसिस किस में होता है, अमीबा में होता है। हाइपोटोनिक सेल वॉल सेलुलोज से बना है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन से, मैं कहा था ना ये कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा, देखिए लिखा हुआ है लप्पू वाला कंसेप्ट। सेलुलोज से सेल वॉल बना होता है। ह्यूमन बॉडी में 46 है, और गैमेट में, गैमेट मतलब शुक्राणु अंडाणु है 23 है, 23, और डीएनए का जीन का दे रखा है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ ही लिया। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, हमने बताया कि जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, अच्छे से डेवलप नहीं होता। अगर न्यूक्लियस डेवलप नहीं है तो उसकी झिल्ली भी एब्सेंट होगी, और उसकी झिल्ली एब्सेंट होगी तो उसके जो चारों तरफ जो ऑर्गेनल है वो भी नहीं होंगे। इसका साइज छोटा होगा और संरचना सरल होगी। एग्जाम्पल के लिए अपना बैक्टीरिया भैया, माइकोप्लाज्म भैया, इसमें आ जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डेवलप होगा। ये डिफरेंस आता है पेपर में, ये दोनों के बीच का डिफरेंस पेपर में आता है, चेंज करके क्वेश्चन आता है, उल्टा पुल्टा करके आता है, किसमें क्या एब्सेंट है किसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें क्वेश्चन आता है। आकार बड़ा होता है इसके सेल का, और जटिल संरचना होती है। क्यों? क्योंकि ये इंसान, पौधे, फंगाई, इन सब में बताइए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो बैक्टीरिया है या अमीबा है उन सब में तो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन जो अपना फंगी भाई साहब है, फंगी, FUNG, फंगी, इसमें हाँ यूकैरियोटिक है। तो ये वाला बात है। और ये मतलब ऐसा लगता है फंगी को हम अधिकतर बैक्टीरिया इन सब के जोड़ देते हैं, तो उनका फीचर मत जोड़ देना इधर, ये अलग सेल है वो अलग सेल है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं पर्टिकुलर मेंशन करूँगा। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये है ना एनसीईआरटी में बस ऐसे मेंशन है, बस इसको आपको ये जो टेबल है इसको रट लेना है बस। देखिए क्या है, हर किसी का अपना एक अलग नाम है, कौन क्या बनाता है वो दे रखा है। कितना बढ़िया टेबल है, कितना बढ़िया नोट्स है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। गोल्गी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन सिंथेसिस पॉइंट कहते हैं। अब बताइए, ये एकदम एनसीईआरटी में ये दे रखा है, कहीं से कुछ भी पूछ दिया दिमाग चकरा जाएगा। किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, मार दिया गोल्गी अपरेटस, मार दिया नेगेटिव में आंसर, बस फेल। तो क्लोरोप्लास्ट, किचन। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं, जरा कलर बदल लूँ, फिर का कलर ले लेता हूँ, हाँ, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। एटीपी मतलब अडीनो ट्राइफॉस्फेट, ADINO, अडीनो ट्रायोफॉस्फेट। ये एनर्जी है, एनर्जी होता है ये एनर्जी, और ये एनर्जी है तभी ना इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। अब बाकी इसका डीएनए राइबोसोम होता है, ये हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ रहे, 10th में भी पढ़ेंगे, 11th 12th का अगर पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। डीएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। डीएनए और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है हमारे पूरे बॉडी का। अब नेक्स्ट इज गोल्गी अपरेटस। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन को पैकेज करता है, सिक्रीट करता है, और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट भी करता है। ट्रांसपोर्ट वाला वर्ड, ट्रांसपोर्ट मतलब आगे भेजता है। और लाइसोसोम, ये वाला। नेक्स्ट इज, इसको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए कोई सेल एकदम खराब है, ओल्ड ऑर्गेनल या फिर डेड ऑर्गेनल, खराब सेल है, तो वो अपने आप ब्लास्ट कर जाएगा, ताकि उसकी जो वो है, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देते, वो वाला कंसेप्ट कि अगर एक सेल खराब हुआ तो आजू बाजू के सेल को खराब कर देते, इससे अच्छा कि वो मछलियों को वहाँ से निकाल दो, तो सेलों को उड़ा देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं।
नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। किचन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस और खाना बनाया जाता है। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा वही ना खाना होगा, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, और डीएनए वाला। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस, तो एंडोप्लाज्मिक से भी और राइबोसोम से भी, दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और साथ में लिपिड भी सिंथेसिस होता है। और लिपिड प्लस प्रोटीन कहाँ से क्या बनता है? यहाँ से बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही है ना कंसेप्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना लिपिड और प्रोटीन से बनता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में यही सब लिखा हुआ है, इसको बस लाइन बाय लाइन लिखा हुआ। पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी निर्माण, कोशिका में ऊर्जा, डीएनए राइबोसोम होता है। उसके बाद राइबोसोम के बारे में क्या लिखा है? प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है यहाँ पे, और सबसे छोटी कोशिकांग है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन को पैकेज करता है और सिक्रीट करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, और निर्माण, लाइजोजोम के निर्माण में हेल्प करता है। बाकी फिर लाइजोजोम को क्या कहते हैं? लाइजोजोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पुराने सेल है या डेड सेल है उसको उड़ा देता है और पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है और खाना बनता है, और इसका खुद का डीएनए होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें भी दो है, एक रफ ईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर में क्या होता है? प्रोटीन बनता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे अलग अलग शेप में बना होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे दाने निकले होते हैं, छोटे छोटे एकदम छुटको दाना, तो यहीं पे प्रोटीन बनता है। ठीक है, यहीं पे प्रोटीन बनता है। और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? जैसे मान लीजिए ये स्मूथ है, मान लीजिए ये है, तो इस पर लिपिड बनता है। लिपिड क्या होता है? लिपिड, ये वाला लिपिड, वसा आपको पता ही है, वसा फैट को कहते हैं। फैट को, अब फैट क्या होता है? फैट कितना मुलायम होता है, एकदम गोलू मोलू इंसान लगता है। कोई मोटा इंसान आ जाए कोई एकदम गोलू मोलू, तो गोलू मोलू है तो वो स्मूथ वाला हो जाएगा, वो स्मूथ रहे। तो ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, वो वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा कोशिकाओं का राजमार्ग, इसी को हाईवे ऑफ द सेल कहते हैं। किसको कहते हैं? हाईवे ऑफ द सेल, हाईवे ऑफ द सेल ये रहा हाईवे ऑफ द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं कोशिकाओं का राजमार्ग। तो ये जो अलग अलग नाम है, नहीं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ को नहीं, एंडोप्लाज्मिक। तो जो अलग अलग नाम है, आपको क्या मन में लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछेगा? ये क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं गया है, ऑब्वियसली पूछेगा, और एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड अब क्या आता है? अब देखिए प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड ना कलर्ड पिगमेंट है। अगर हम इधर देखें, प्लास्टिड का मतलब यही है, केवल पादप कोशिकाएं मतलब प्लांट सेल में मिलता है। लेकिन प्लास्टिड होता क्या है ये नहीं लिखा हुआ। ये कलर्ड पिगमेंट है। पिगमेंट माने, पिगमेंट वो होता है जिससे कलर बनता है, कलरनेस आता है, कलर आता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट भी नहीं, वो प्लास्टिड भी तीन तरीके का होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब मैं ये 8th क्लास में या फिर पिछले चैप्टर में बता रखा था कि क्लोरोप्लास्ट से सिर्फ ग्रीन कलर आता है, क्लोरोफिल बनता है, फोटोसिंथेसिस बनता है और फूड बनता है। वहीं क्रोमोप्लास्ट से बाकी कलर आता है, बाकी के सारे कलर आते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट हो गया कलरलेस, वाइट कलर। तो वाइट कलर में भी फूड स्टोर होता है। किस तरह का फूड? तो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, जिसका कोई कलर नहीं होता, वो ल्यूकोप्लास्ट में फूड स्टोर करता है। ठीक है, ये वाला यो हिंदी है। अच्छा, यो हिंदी एक बार, ये सभी सही है, कोई वो दिक्कत नहीं है। ये वाला हिंदी भी, आप दोनों हिंदी पीडीएफ को अपने साथ में रख के करेंगे, एकदम फट से होता चला जाएगा। हम अभी किस टॉपिक पे है? हम अभी हैं, ये सब हो गया, यूकोरियोटिक हो गया, प्लास्टिड कर रहे थे हम, ये वाला हमारा कंसेप्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्लोरोफिल खाना बनाना, क्रोमोप्लास्ट बाकी सारे कलर रंग प्रदान करना, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन कलर, ये स्टार्च, तेल, प्रोटीन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ल्यूकोप्लास्ट किस किस को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, तेल को स्टोर करता है और प्रोटीन को स्टोर करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। पादप कोशिकाएं, प्लांट सेल और जंतु कोशिका, एनिमल सेल में अंतर क्या है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ से पहले देखते हैं क्योंकि यहाँ टेबल बना हुआ है। सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। प्लास्टिड होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड माने क्लोरोप्लास्ट। इसमें लार्ज वॉक्यूल होता है, इसमें स्मॉल वॉक्यूल बस बहुत सारा होता है। फिक्स्ड शेप है, इसका इरेगुलर शेप है। सेंट्रियोल्स जनरली एब्सेंट होते हैं, ये देखना, और सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ये देखो इसमें क्या है, ये जो एब्सेंसी का खेल है ये एनिमल सेल में चलता है, लेकिन एक कंडीशन में प्लांट में ही एब्सेंट होता है। तो सेंट्रियोल प्लांट में एब्सेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है। इधर देखा जाए तो जी हाँ, सेल वॉल, प्लास्टिड और बरी ये सब उपस्थित है, लेकिन आकार भी निश्चित है, लेकिन सेंट्रियोल सामान्यता अनुपस्थित होता है। और इधर इसका वही वाला है जो भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट वेरी मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोसिस मायोसिस का कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है। सेल डिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको PYQ नहीं विश्वास, वीडियो रोकिए, PYQ देखिए, अब भी आपको दिख जाएगा एक आधा क्वेश्चन माइटोसिस से, मियोसिस से, इससे क्वेश्चन आएगा। ये देखिए माइटोसिस मियोसिस। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। माइटोसिस होता है जब, कहाँ लिखा हुआ है इसमें, सोमैटिक बॉडी सेल। सोमैटिक बॉडी सेल क्या होता है, पूरे बॉडी में कहीं भी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब जिस सेल से प्रजनन होता है उस सेल को छोड़ के बाकी पूरे सेल में माइटोसिस चलेगा। और रिप्रोडक्टिव वाले सेल में, प्रजनन वाले सेल में, उसके वहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा। तो सेल का डिवीजन होगा वो ऐसे होगा। अब देखिए जो हमारा माइटोसिस है उसमें कितने क्रोमोजोम है, 46, जो पहले बता चुका था, और इसमें 23 क्रोमोजोम है। तो यहाँ से कितने डॉटर सेल बनेंगे, इसको ऐसे एग्जाम्पल समझिए, इस पेज पे समझाता हूँ। जैसे टोटल 46 क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है ना। एक क्रोमोजोम कितने में डिवाइड होगा, इसको मदर सेल कहते हैं, मदर सेल, और इसको जितने में डिवाइड होगा इसको डॉटर सेल कहेंगे, ठीक है, डॉटर सेल। तो एक माइटोसिस में 2 में बदलेगा, लेकिन मियोसिस में 23 वाला होगा वो एक में 4 में बदलेगा, 4 में, ठीक है। अब किसी कारणवश से 4 में से 3 खत्म हो जाएगा। वो कारण ये है कि 4 एग रिलीज होता है अंडाणु में से, 4 एग, जिसमें से 3 तो खत्म हो जाता है, एक ही वो महीने भर तक जाता है और बाद में वो पीरियड्स के थ्रू जो होता है वो बॉडी से रिलीज होता है, वो वाला कंसेप्ट है। लेकिन बस मेन मुद्दा है कि एक रहता है। अब यहाँ से 2 डॉटर सेल है, यहाँ से एक सिंगल सेल है, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ था कि 4 में होता है और 2 में होता है। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 1 डिवीजन होता है, यहाँ 2 डिवीजन होता है। तो यहाँ पे 1 डिवीजन, यहाँ पे 2 डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन, इसको रिडक्शन, इक्वेशन मतलब इक्वल, यहाँ पे रिडक्शन मतलब कम हो जाता है। वो 4 में से जो वो वाला था ना, 4 में से 3 घट गया, 1 बच गया, वो वाला कंसेप्ट है। अब देखिए पर्पस तो ठीक है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन, इसमें ये। अब इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में देखते हैं। हमारा पहला है माइटोसिस, इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन की मतलब बराबर बराबर 2 में हुआ, एक विभाजन होता है, एक सेल से एक ही हुआ ना एक विभाजन, और 2 समान पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल 2 समान होती है, ठीक है, हमने देख लिया। और गुणसूत्र टोटल 46 होते हैं, मतलब अगर मदर सेल में 46 है तो डॉटर सेल में भी 46 ही जाएगा। कार्य क्या है, ये सब कार्य है। लेकिन मियोसिस क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मियोसिस बनता कहाँ पे। तो जहाँ गैमेट फॉर्मेशन, जहाँ प्रजनन का प्रोसेस होता है, जहाँ ये वहाँ पे होता है। ये इसमें रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, 2 डिवीजन होते हैं इसमें। 2 डिवीजन इसलिए क्योंकि मेल गैमेट में अलग से 4 बनता है, फीमेल गैमेट में अलग से, इसलिए इसको 2 कहा गया। वो 4 और समान पुत्री कोशिकाएं बनती है, और ये 46 में से 23 हो जाता है। होता 46 है, लेकिन जब आगे ट्रांसफ़र होगा तो 23 होगा, और बाकी 23 मदर से, ये मान लीजिए फादर से, तो ये मदर से आएगा, टोटल मिलके 46 बन जाएगा। ऐसे आता है, आधा इधर से आधा उधर से, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बाकी अब देखिए 1 लाइनर जो हम पहले पढ़ा रखे, पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस,
सुसाइड बैग। अब इतना बढ़िया नोट्स आपको कहाँ मिलेगा जहाँ एक एक चीज़ को कई बार लिखा हुआ है कि एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजर, राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, नहीं मिलेगा इतना। बस पढ़िए, आराम से पढ़िए, माइटोसिस, म्यूसिस सब। नेक्स्ट हमारा चैप्टर ही आ गया टिश्यू, 5th चैप्टर खत्म हो गया। इतना छोटा सा चैप्टर था। ये देखिए, ये जो नोट्स है, ये जो है ये पोर्शन, इस पोर्शन में कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चन बने हुए हैं तो पता नहीं है। इतना बढ़िया नोट्स है, अब बस पढ़ना है। जो पढ़ेगा वो अच्छे नंबर लाएगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं लाएगा, काम खत्म। अपना काम पढ़ाना है, पढ़ना आपका है। टिश्यू नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट है, टिश्यू। अब टिश्यू होता क्या है, यही आधे को तो समझ नहीं आता। ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं टिश्यू। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर फंक्शन करे, सिमिलर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन सिमिलर हो, उसको टिश्यू कहेंगे। और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ये एनसीईआरटी मेंशन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आता है। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। देखिए टिश्यू क्या है, कोशिका का समूह, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कोशिका का समूह, समान संरचना समान कार्य, बस इसी को टिश्यू कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं इसकी स्टडी को। टिश्यू के प्रकार कितने हैं, एक प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम देखा जाए, प्लांट सेल 2 टिश्यू, एनिमल सेल 4 टिश्यू। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, परमानेंट स्थायी और मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक क्या है, विभज्योतक उत्तक। और इसमें 4 एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू आर प्लांट सेल, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस आर एनिमल सेल। उल्टा पुल्टा करके मान लो परमानेंट को इधर घुसेड़ दिया या मेरिस्टेमेटिक को उधर डाल दिया, तो ऐसे उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन आता है। ये 4 जो है, कहाँ गया, ये 4 जो है, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तांत्रिका उत्तक, ये 4 एनिमल सेल का है, एनिमल बॉडी का है। अब पहला है मेरिस्टेमेटिक को समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये वह उत्तक जिनकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होने की क्षमता रखती है। ये मेन इंपॉर्टेंट, वैसे तो है तो प्लांट सेल, लेकिन हमेशा डिवीजन के फॉर्म में रहती है, डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, होता रहता है। इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। और जो नहीं होता, एक टाइम के बाद रुक जाता है, उसको परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक में भी टाइप है, एक है अपिकल मेरिस्टेमेटिक, शीर्षस्थ विभोजक, विभज्योतक। अब शीर्ष मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, मान लीजिए ये प्लांट की डाली है ऐसे करके, जो टिप वाला पार्ट है इसमें शीर्षस्थ अपिकल मेरिस्टेम है, जो जड़ और तने के शीर्ष पर, ये शीर्ष वाला वर्ड। नेक्स्ट इसका कार्य क्या है, पौधे की लंबाई बढ़ाता है। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, इसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इसका काम क्या है, तने और जड़ों के किनारों पर होता है, इसकी मोटाई बढ़ाता है। सही बताया ना, मोटाई बढ़ाता है। जैसे कार्बिडियम, कैम्बिडियम, ये टाइप याद रखना, उदाहरण याद रखना है आपको। क्वेश्चन आएगा, कैम्बिडियम इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। 2 प्लांट दे देगा, 2 एनिमल दे देगा, समझ ही नहीं आएगा कैम्बिडियम होता क्या है, तो एनसीईआरटी में मेंशन है। और ये हो गया अपिकल। इसमें पहला था अपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ, दूसरा लेटरल पार्श्व, और तीसरा है ये इंटरकैलरी, अंतर्वर्ती विभज्योतक। इंटरकैलरी क्या होता है, नोड और इंटरनोड के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए गन्ने का होता है तो जगह जगह गांठ नहीं बना होता है ये, तो इसको नोड इंटरनोड कहते हैं। इसके बीच में जो होता है उसको ये वाला, ये इसकी लंबाई बढ़ाता है। अंतर पर मतलब अंदर में, जो अंदर से लंबाई बढ़ाता है। अब ये हो गया एनिमल सेल का, प्लांट सेल का, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी देख लिया। ये टिप पे होता है, ये साइड में होता है, ये बिटवीन नोड एंड इंटरनोड। ये जो लोकेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एपिकल से आप समझ जाओगे, लेटरल से समझ जाओगे, बट इसका नहीं समझ पाओगे ना। तो ये ऐसे, ये लेंथ बढ़ाता है, ये मोटाई बढ़ाता है, और ये अंदर से लेंथ बढ़ाता है, जो नोड्स का लेंथ।
दूसरा प्लांट सेल का दूसरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी 3 तरह का होता है, एक पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होता है, पतला होता है लेकिन लिविंग और राउंड होता है। लिविंग और राउंड, लिविंग तो ये भी होता है, कोलेनकाइमा भी, लेकिन ये थिक होता है, और स्क्लेरेनकाइमा थिक होता है बट डेड होता है। तो इसमें देखिए ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, बट ये डेड है। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक ही डेड है, क्वेश्चन आएगा पैरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, डेड परमानेंट टिश्यू, नो। कोलेनकाइमा इज अ डेड परमानेंट टिश्यू, नो। स्क्लेरेनकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आपको देखना पड़ेगा, पैरेनकाइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा लिविंग होता है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। अब काम क्या है, पैरेनकाइमा का काम है फूड को स्टोर करना, और क्लोरेनकाइमा, कोलेन नहीं, क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प करना। कोलेनकाइमा का है फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये लीफ ईफ में होता है। और स्क्लेरेनकाइमा का है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करना, और ये डेड सेल होता है। जो कोकोनट का हस्क होता है, जो कोकोनट का ऊपर का खोल होता है, बाहरी खोल, वो डेड सेल से बना होता है। जूट का जो फाइबर होता है वो डेड सेल से बना होता है। ये जो एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा, कोकोनट हस्क एंड डेड जूट फाइबर आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। ऑप्शन में आएगा स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, अपिकल मेरिस्टम। घंटा कुछ समझ नहीं आएगा क्या पूछ दिया, तो इसके लिए बेसिक जरूरी है। यहाँ पे देखा जाए तो परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट में पहला आ जाएगा पैरेनकाइमा, जिसमें कोशिकाएं जीवित होती है, पतली भित्ति होती है और आकार गोल या अंडाकार होता है। भोजन का भंडारण और क्लोरोकाइमा का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। वहीं पे कोलेनकाइमा आ गया, कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं होती है इसका, और बट भित्तियाँ मोटी होती है। कार्य क्या है, लचीलापन देना और मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा, और ये लीफ में होता है, पत्ती का डंठल पे होती है। नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा, इसका तो सबसे पहला तो वही डेड सेल जो होता है, कोशिकाएं मृत होती है और भित्ति मोटी होती है इसका। और इसका मेन कार्य क्या है, मजबूती और कठोरता प्रदान करना। नारियल का छिलका हो गया और जूट का रेशे हो गया, ये सब। नेक्स्ट वो था सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी 2 है। अब ये आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दूसरा वाला, जिसके अंदर क्या होता है, एक जाइलम होता है। जाइलम का भी अपना टाइप है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये सब पूछा जाता है। जाइलम का क्या है, ट्रैकिड, वेसल्स, तीसरा वुड फाइबर, चौथा पैरेनकाइमा। ये क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप का है जाइलम। जाइलम 4 टाइप का है, इसमें 4 कंपोनेंट होता है। एक होता है ट्रैकिड, दूसरा होता है वेसल, तीसरा वुड फाइबर, चौथा वुड पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल है, ये 4 आता है। अब ये मेन जाइलम का मेन काम क्या है, वाटर और मिनरल, माने लिक्विड जो आइटम होता है उसको रूट से लेकर लीव्स तक, सिर्फ रूट से लेके लीव्स तक ही जाएगा, ऐसा उल्टा नहीं आएगा। इसको यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। इस टॉपिक में क्वेश्चन ही क्वेश्चन आता है। 4 प्रकार है, वाटर है, मिनरल है। वाटर मिनरल जगह मॉलिक्यूल दे देगा, फूड दे देगा, तो रूट और लीव्स दे देगा, लीव्स एंड रूट दे देगा, यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल दे देगा। ये नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम 2-3 तरह का होता है, एक सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर। ये देखिए ये बाई डायरेक्शनल है, ये लीव्स से हर पार्ट में जाएगा, इसका मतलब लीव्स से रूट में भी जाएगा। ये हो गया प्लांट से, ठीक है। ये जो जाइलम का मैं बता रहा था उसमें जल और खनिज है और यूनी डायरेक्शनल है, लेकिन फ्लोएम जो है उसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और एक और फ्लोएम फाइबर, और ये मतलब पूरे हर जगह होता है। इसका डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल होता है दोनों तरफ। अब ये देखिए वो 1 लाइनर, हिस्टोलॉजी, अपेकल, मिलेट्रल, इंटरकैलरी, जो हम 4 पढ़े थे। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ लिए थे, जाइलम पढ़ लिए थे, जाइलम यूनी डायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम का दोनों पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को अब हम पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू 4 तरह का होता है, हम पहले पढ़ चुके थे, तो उसमें से हम पहला वाला पढ़ रहे। पहला वाला कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, वो टिश्यू क्या कवर करता है, आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द बॉडी। सेल आर टाइटली पैक्ड विद वेरी लिटिल स्पेस, मतलब जो हमारा शरीर का बाहरी ढांचा है उसको ये कवर करता है। शरीर वो जो तक शरीर के बाहरी और आंतरिक सतह को ढकते हैं, ये वाला होता है एपिथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल में भी टाइप होता है, एक स्क्वाइमस एपिथेलियल मतलब सल की उपकला। कोशिकाएं चपटी और चौड़ी होती है, मतलब चौड़ी होती है लेकिन चपटा हुआ होता है, चपटा हुआ, ठीक है, ये होता है। जैसे एग्जाम्पल त्वचा, मुख, नाक, ये सब एग्जाम्पल है। रक्त वहिकाएं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कि त्वचा आर द टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, ऑप्शन में आ जाएगा एपिथेलियल, ऐसी का जो 4 पार्ट है। क्वेश्चन ऑप्शन में क्या आएगा, स्क्वाइमस एपिथेलियल, तो फिर कुबॉइडल एपिथेलियल, कोलुमनार एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल, एकदम कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्क्वाइमस एपिथेलियल फ्लैट और वाइड है। कहाँ है स्क्वाइमस, ये रहा स्क्वाइमस, सल की उपकला, ये फ्लैट और वाइड होता है। ये मेन ये इंपॉर्टेंट है, स्किन में, माउथ में, नोज में, ब्लड वेसल। नेक्स्ट इज कुबॉइडल एपिथेलियल। कुबॉइडल एपिथेलियल को क्या कहते हैं हिंदी में, घनाकार उपकला। घनाकार उपकला माने क्यूब शेप का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, किडनी में और सेलिब्री ग्लैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट इज कोलुमनार एपिथेलियल। कोलुमनार एपिथेलियल कोलम की तरह, मतलब लंबा, ऐसे पिलर की तरह होता है। कोलुमनार मतलब जैसे स्तंभकार, नाम से समझ आ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि होता कहाँ है, लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हमारा पेट का जो लाइनिंग होता है, लाइन होता है, किनारा होता है, इंटेस्टाइन का किनारा होता है, वहाँ पे ये टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट टिश्यू कौन सा है, सीलिएटेड एपिथेलियल। सीलिएटेड एपिथेलियल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोम युक्त उपकला। इसका विशेषता क्या है, स्तंभकार कोशिकाओं के रोम पर उपस्थित होता, मतलब जो कोलुमनार टिश्यू है उसके ऊपर, उसके सीलिया उसके ऊपर उपस्थित होता है। कौन सा, सीलिएटेड, रोम युक्त। तो क्वेश्चन आ सकता है सीलिएटेड एपिथेलियल किस टिश्यू के ऊपर होता है, कोलुमनार टिश्यू। धूल और अन्य कणों को बाहर निकालना इसका मेन कार्य क्या होता है वो बता रहा हूँ। और ये ट्रैकिया में होता है, जो हमारा श्वास नली है, जो ट्रैकिया है, उसमें प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रैंडुलार एपिथेलियल। विभिन्न पदार्थ के श्रात सिक्रीशन होता है, उसमें जो सिक्रीशन मतलब जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है उसमें पाया जाता है, उस जगह पाया जाता है, अलग अलग ग्लैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट टिश्यू कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमारा हड्डी हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू है, कंकाल बनाना, शरीर को सहारा देना। कैल्शियम फॉस्फोरस से बनती है कनेक्टिव टिश्यू, अत्यंत कठोर होता है, ये हड्डी की बात करें। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज है, जो लचीली होती है। इसका स्थान क्या है, नाक पे, कान पे, जो कमजोर पतले जगह पे है वो। इसका मेन मतलब जो क्या है, ये कार्टिलेज। कार्टिलेज किस चीज से बना होता है वो दे रखा है, मुख्य पदार्थ। यहाँ पे अगर हम देखा जाए कनेक्टिव टिश्यू में, तो पहला तो हो गया बोन, जो कि स्केलेटन कैल्शियम फॉस्फोरस से हार्ड है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, नोज, और ये बनता किससे है, कॉन्ड्रोटिन से बनता है। तो ये लिखा हुआ है कि ये बनता है कॉन्ड्रोटिन से। तीसरा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड। ब्लड क्या करता है, द्रव्य संयोजी उत्तक है, लिक्विड के फॉर्म में है। इसके अंदर आरबीसी होता है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सब होता है। इसका मेन कारण क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। ये ब्लड हो गया कनेक्टिव टिश्यू, ये कार्टिलेज हो गया कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज एरियोलार टिश्यू। क्या है, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, त्वचा, स्किन और मसल्स के बीच में होता है। हमारा जो मसल्स होता है और जो स्किन होता है उसके बीच में ये वाला टिश्यू पाया जाता है। ये अंगों को जोड़ता है, घाव भरने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को वसा उत्तक कहते हैं, और नाम जहाँ वसा आया वहाँ फैट को स्टोर करता है। ये हीट को इंसुलेट करता है, जो फैट जहाँ जहाँ हो तो फिर हीट पास नहीं होता। ये त्वचा के ठीक नीचे होता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू टेंडन। टेंडन क्या होता है, जो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, मतलब मांसपेशियाँ हो गया उसको और अंदर कनेक्ट करता है, लेकिन मजबूत होता है, लचीला कम होता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है, मजबूत और लचीला होता है। तो हर एक का एग्जाम्पल देखना, कौन कहाँ पे किसका क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज
मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? अब यहाँ पे एक बार हम देख ले, एडिपोज टिश्यू फैट वाला, टेंडन और लिगामेंट देख चुके। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू का टाइप हो गया मस्कुलर टिश्यू, जो चार था ना उसमें से एक मस्कुलर। मस्कुलर भी तीन टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रेटेड, इसके ऊपर धारियाँ बनी होती है, धारियाँ, आर्म्स, लेग, जो मसल टिश्यू देखेंगे ना उसके अंदर ऐसे 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 लाइन होता है। और ये वॉलंटरी मसल कहते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम कब मूव करें। जैसे हमारा पैर, हमें पता है हमें जब चलने का मन करेगा तब चलूंगा, टंग खाना जब खाना। लेकिन स्मूथ मसल होता है अनस्ट्रेटेड, उस पर कोई धारियाँ नहीं है, तभी ना ये स्मूथ कहलाया। तो वही लिखा हुआ अन यूनी न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब इस पूरे सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। ये मल्टी न्यूक्लियस, इसका मतलब जगह जगह न्यूक्लियस है। ये भी याद रखना है, यूनी कौन सा है, मल्टी कौन सा है। स्टमक में है, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल में। ये इनवॉलेंट्री होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। नेक्स्ट इज कार्डियक, ये हमेशा हार्ट में ही होता है। इनवॉलेंट्री तो ये भी है, लेकिन ये स्ट्रेटेड है, ब्रांच्ड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। मतलब हार्ट वाला जो है ऐसे स्ट्रेटेड है, लाइन बनी हुई है, लेकिन एक ही न्यूक्लियस है उसके अंदर, और वो ब्रांच्ड है। अब इसको हिंदी में देखे तो स्ट्रेटेड मसल जो है वो धारिया है, बहुनाभिकीय है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, हाथ पैर जीभ ये सब है, कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण वॉलेंट्री, हमारा इच्छे पे चलता है। नेक्स्ट इज स्मूथ, उस पर धारियाँ नहीं होती, तभी ना स्मूथ है, एक ही नाभिक होता है। जैसे आंत हो गया, आमसे हो गया, रक्त वाहिका हो गया। ये इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमें सांस लेना है, हमारा जो किडनी काम करता है हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना। नेक्स्ट है कार्डियक मसल, जो हमेशा हार्ट में ही होता है, ये धारिया वाला होता है, साथ में ब्रांच, इसमें शाखाएं होती है, इसमें नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, केवल हृदय में है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि हृदय को बोल दे चल रुक जा, रुक जा तो फिर तो उठ जा, दुनिया छोड़ना पड़ जाएगा ऐसे में तो। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट कौन सा टिश्यू है, लास्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू कहते हैं। इसमें तीन पार्ट्स है, एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट और एक एक्सोन। ये ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे बना होता है, और यहाँ पे ऐसे 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 बना होता है, यहाँ से ऐसे डब्बा डब्बा मतलब, और यहाँ पूछ होता है। तो ये वाला कंसेप्ट है, इसको एक्सोन कहते हैं, बीच वाले को सेल बॉडी कहते हैं, और ये किनारे वाले को डेंड्राइट कहते हैं। तो ये वाला, ये इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर नर्वस टिश्यू बनाता है। तो ये है, इधर देखे तो हाँ ठीक है। नर्वस टिश्यू लास्ट वाला टॉपिक है, इसमें न्यूरॉन होता है, तीन होता है, साइटोन और डेंड्रियाइट और एक्सोन। मैं एग्जांपल देके बना चुका हूँ। ये पूछ हो गया, ये बीच का हिस्सा हो गया, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर ऐसे 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 बना होता है, किनारा जो होता है ये ऐसे ऐसे होता है। तो ये हो गया नर्वस टिश्यू। इसका विद्युत और रासायनिक संकेत भेजता है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिकाएं है, और मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिका जो स्पाइनल होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, मेरुरज्जु वहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट तो वही वन लाइनर जो हम पढ़ चुके, टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्क्वैमस एपिथेलियन, क्यूबॉइडल कहाँ होता है, कोलुमनार कहाँ होता है, सिलिएटेड कहाँ पे होता है, ब्लड बोन, फिर वही कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज टिश्यू सब दे रखा है। स्ट्रेटेड स्मूथ, मतलब एक लाइन का दे रखा है, बस पढ़ो और एग्जाम निकलो। बताइए वहाँ पे तीन लाइन में था, ये इधर एक ही लाइन में दे रखा है। न्यूरॉन हो गया मानव शरीर का। तो क्विक रिवीजन देखिए, एक और क्विक रिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, जाइलम, फ्लोएम सब है। बस आपको पढ़ना है ये सब, ये सब आप पढ़िए। बहुत ही अच्छा पीडीएफ बना हुआ है, सब कुछ 2 से 3 बार लिखा हुआ है, एक एक लाइन में लिखा हुआ है। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, जो हम पढ़ चुके थे सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए क्विक रिवीजन, 1 घंटा पहले पढ़ लीजिए, 1 दिन पहले पढ़ लीजिए, पूरा पीडीएफ आपको रिवाइज हो जाएगा। ये देखिए सब मेंशन है, एग्ज़ाम टिप तक मेंशन है, जो हम पूरा पढ़ चुके थे वो सब मेंशन है। तो हमारा लगभग चैप्टर 1 2 3 4 5 6 ये ख़त्म हो गया। 1 2 3 4 केमिस्ट्री है, और 5 6 और एक 7 है वो बायोलॉजी है। अब आपका नोट्स ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर @ जो सिविल संकल्प बाय साहू रोहित है वो आ जाएगा।
बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये रहा चैनल का नाम, सिविल संकल्प बाय साहू रोहित। और देखिए नीचे क्या बना के दे दिया हूँ, ये और सरप्राइज है, ये एकदम लास्ट मिनट जो हम अभी तक पढ़े थे सब इसमें मेंशन है इमेज के साथ। मतलब ये देखिए मैं यही बना रहा था, इस कोने में जो है यही बना रहा था। क्या दिक्कत है आपको, पढ़ते जाइए। ये देखिए, इसको देखिए, ये जो है ना, ये कहाँ गया, क्या हुआ, ये लगता है कुछ दिक्कत हो रहा है। तो बस ये सब है, सब कुछ मेंशन कर रखा है एकदम अच्छे से। बस पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, बाय बाय।